नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 हमारे अतीत भाग तृतीय इतिहास का अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो ये किस प्रकार भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आई थी और धीरे धीरे उसने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, उसके बारे में ये पाठ है कि किस तरह उन्होंने चालाकी से छोटे छोटे रियासतों को अपने अंदर बना लिया, जो नवाब थे उनसे फरमान जारी कर लिए कंपनी के व्यापार में। फिर पहले लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी सामान चाहिए था तो उसके बदले में वो स्वर्ण मुद्राएं वगैरह इंग्लैंड से लानी पड़ती थी, मगर धीरे धीरे उन्होंने यहीं पर ज़मीन ले ली, यहीं भारतीयों को लूटना प्रारंभ किया और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। औरंगज़ेब जो थे वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे, उसके बाद में कोई भी मुग़ल इतना ताकतवर नहीं रहा। उन्होंने वर्तमान भारत में एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकतें दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी, छोटी छोटी रियासतें कायम कर ली थी। क्षेत्रीय एक विशेष जगह पर छोटी छोटी रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध का मतलब होता है जैसे एक वर्ष होता है, एक साल को अपन दो भागों में बांट देते हैं। जो पहले के 6 महीने होते हैं, ठीक है ना, वो पूर्वार्ध कहलाते हैं, और जो आखिरी के 6 महीने होते हैं वो उत्तरार्ध कहलाते हैं। अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे? सबसे पहले मैंने आपको पाठ के शुरू में ही बता दिया था कि अंग्रेज सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे से उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो इलाका नहीं रखना चाहते थे अपने पास। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि ये कैसे हुआ। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, ठीक है ना। तो जो कोई भी कंपनी है, अगर कोई विदेश में भी अगर व्यापार करना चाहती है तो पहले अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है। तो उसी प्रकार उन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी महारानी से इजाज़तनामा ले लिया, इजाज़त ले ली, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। तो कंपनी जब किसी को फरमान या इजाज़त दे देती है तो उसके अलावा कोई दूसरा वहाँ पर व्यापार नहीं कर सकता था। इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप के में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती है। देखो, आज अपन एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि अपने आसपास जो सब्जी बेचने वाले आते हैं, अगर एक ही मोहल्ले में 2 सब्जी वाले एक साथ आ जाते हैं तो उनमें फिर प्रतिस्पर्धा हो जाती है। वो जल्दी बेचना चाहता है या ज़्यादा बेचना चाहता है, उसी प्रकार जो दूसरा होता है वो भी ज़्यादा बेचना चाहता है। दोनों में कंपटीशन हो जाता है और दोनों के सब्जी के भाव है वो कम कर दिए जाते हैं। तो उसी प्रकार कंपनी का अगर एकाधिकार हो तो कोई दूसरी कंपनी आ ही नहीं सकती थी, तो वो कंपनी अपनी मन मर्जी से पैसे ले सकती थी चीज़ के। लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका से पश्चिम तक
तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर ली। पुर्तगाली भी आ गए थे, गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल की खोजी यात्री वास्को दा गामा ने 1948 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया। तो यह एक प्रश्न बनता है अपने वास्को दा गामा ने भारत में कदम कब रखा? तो 1498 में, ठीक है ना। और कौन से रास्ते से आया था? समुद्री रास्ते की उसने खोज की थी। 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। अब यहाँ देखो, आपको एक वाणिज्य का अर्थ बताया गया है, इसको विशेष देखना है कि वाणिज्यिक एक ऐसे व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, तो उसे वाणिज्यिक कहा जाता है। आगे देखिए, समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत से बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा में भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनमें मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपने प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाई की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिला, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती थी, तो उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा हो गई कि भाई मार्केट के अंदर कौन चलेगा, तो वो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से व्यापार शुरू करती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से व्यापार शुरू किया। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको अंडरलाइन कर सकते हो आप कि पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो कौन सी नदी के किनारे और कब शुरू की गई। तो 1651 में हुगली नदी के किनारे। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। जो व्यापारी थे उनको फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था। वेयर हाउस मतलब जहाँ पर सामान को रखा जाता है, जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उनके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी के सौदागर और व्यापारियों को फैक्ट्रियों के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। जमींदारी मतलब पूरा लगान वगैरह फिर वही वसूल करते थे। इनमें से एक गांव कालिकता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी में मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान होता है एक शाही आदेश, मतलब राजा द्वारा दिया गया आदेश फरमान कहलाता है। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मजबूत अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था।
कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें ये छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करते। तो जब बंगाल में लगान कम आने लगा तो बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान, तो उन्होंने इसका विरोध किया। अब व्यापार से युद्धों तक जब विरोध किया तो युद्ध होने स्वाभाविक ही थे। तो व्यापार से फिर अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध करने प्रारंभ कर दिए। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरे क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उनके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार का राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ऐसे टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों के परिणति पलासी के प्रथम युद्ध की शुरुआत हुई। अब कठपुतली, यहाँ देखो एक कठपुतली का क्या अर्थ होता है। ये एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है, ठीक है ना। अब पलासी का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला लगा दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनते ही मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों में से एक इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। पलासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में ये कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। पलासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद
के बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था, तो किसी तरह किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। जल्दी कंपनी को एहसास होने लगा था कि रास्ता अभी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता है। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी उसे हटाकर मीर कासिम के नवाब बना दिया। फिर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764, फिर द्वितीय युद्ध हुआ 1764 में, उसको भी हारना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया। जब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और जैसी चाहती थी, कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 ईस्वी में मीर जाफ़र की मृत्यु हुई। तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो इसके बाद में कंपनी ने अपना राज्य स्थापित करने की सोची और उसने अपना राज्य स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट इसी चैप्टर का। धन्यवाद।